हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन एंड आई एम सो सॉरी कि आपके जो मोहित भट्टाचार्य की लेक्चर सीरीज है वो रेगुलर नहीं है। आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट एंड आई विल मेक श्योर कि आज के बाद में आपको ये सीरीज है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू अगेन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम चैप्टर 10 की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 10 में ना बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में जिक्र किया गया है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल एज सच हम पढ़ते नहीं हैं, जो हमारा सिलेबस है उसमें कंट्रोल का जिक्र नहीं आता है एक्सेप्ट द अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाला पार्ट, जहां पर हमें एक्सटर्नल कंट्रोल के बारे में तो बताया जाता है, बट जो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में एज सच स्पेसिफिकली डील नहीं किया गया है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कंट्रोल मैकेनिज्म्स के बारे में। वैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, इससे आगे जो टॉपिक है उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो बिहेवियरल इम्प्लीकेशन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे सबसे पहले। अब कंट्रोल करने का मतलब यही होता है कि आप किसी और इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, कोई भी काम करने के लिए, या जैसा उसे चाहते हो आप, एक्सपेक्टेड है आप, एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी, उसके हिसाब से आप उनसे काम करवाना चाह रहे हो। इसीलिए तो कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं। सो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस बाय व्हिच अ पर्सन और अ ग्रुप deliberately seeks to influence the behavior of another person or group. Since the control process bring two or more person in a relational situation. रिलेशनल का मतलब होता है कि एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है दूसरे पर्सन के बिहेवियर को, तो ये क्या है, रिलेशनल सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो सुपीरियर जो एक्सरसाइज कर रहा है कंट्रोल को, उसका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट हु एक्सेप्टेड। आपको याद होगा चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था कि जो अथॉरिटी है जो उसको एक्सेप्ट करता है तब अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है। द सेम वे जो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है उसका ठीक है, लेकिन जो कंट्रोल एक्सेप्ट कर रहा है उसका भी बिहेवियर समझना हमारे लिए जरूरी है। बट अभी एट प्रेजेंट इस टॉपिक में हम बात करेंगे द कंट्रोल फिलोसफी ऑफ द सुपीरियर, कि वो क्या सोच रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं या जो आपकी हाई अथॉरिटीज हैं वो क्या सोचती हैं जब वो कंट्रोल इंश्योर कर रही हैं तब। तो यहाँ पर क्रिस आर्गरिस ने ट्रेडिशनल मैनेजरियल स्ट्रेटेजी को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, एंड उन्होंने ये माना कि ये जो तरीके हैं ना, जो ट्रेडिशनल मैनेजरियल स्ट्रेटेजीज हैं, ये बेसिकली चाइल्ड की कैपेसिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा सूट करती हैं रेदर देन दी अडल्ट। एक पढ़े लिखे एक अडल्ट इंसान की जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करने में शायद ट्रेडिशनल मैनेजरियल स्ट्रेटेजी उतनी कामयाब ना हो। अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, जो टॉप पे पीपल होते हैं ना, टॉप इन द सेंस कि जो हायर अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, जो आपके सीनियर हैं, जो हाई मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट है, वो दो व्यू रखते हैं अबाउट द ह्यूमन नेचर, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। देखो हमेशा ये कहा जाता है कि ये जो बुक है ना, मोहित भट्टाचार्य वाली बुक, ये आपको बिगिनर अगर आप हो इस फील्ड में तो आपको नहीं पढ़नी चाहिए। रीजन बिंग यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जिसकी आपको पहले से समझ होनी चाहिए। जैसे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का जिक्र आया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दोनों को पढ़ा होगा, बिकॉज जब हमने मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट किया था तब दोनों थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। अगर नहीं भी समझ में आता तो यहाँ पर पता है क्या है, थ्योरी एक्स मेनली ये मानती है कि वर्कर है ना लेजी होते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते, बट थ्योरी वाई ये मानती है कि अगर वो काम नहीं करना चाहते तो प्रॉब्लम लाइज विद द मैनेजमेंट। ठीक है, अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट में है, वर्कर में नहीं है। ओके, सो दीज आर टू थ्योरीज। वहां पर है ना पूरा एक चार्ट दिया हुआ है बुक के अंदर, आप वो पढ़ सकते हो। चार्ट तो नहीं बट वहां दोनों को बताया हुआ है, थ्योरी एक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थ्योरी वाई की भी हैं। तो मैकग्रेगर कहते हैं कि अगर एम्प्लॉइज लेजी हैं, काम नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते, कॉपरेशन नहीं कर रहे, तो थ्योरी वाई ये मानती है कि जो प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल मेथड्स में है। मैनेजर को ना एक मतलब ऐसा पर्सन होना चाहिए जो प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सके, ठीक है, और एक मेडिसिन मैन हो, द मेडिसिन मैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी से रिलेटेड है ना मास्लो की नीड हायरार्की कॉन्सेप्ट आता है। अब इसको ध्यान से समझना। देखो जो मैकग्रेगर की थ्योरी है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है मैनेजमेंट को, ठीक है। मास्लो की जो थ्योरी है ना, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्कर्स बिहेवियर,
ठीक है, उसकी नीड्स होंगी तभी वो आगे जा करके मतलब काम करने के लिए प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है काम करने के लिए। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन सी थ्योरी कौन से एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रही है। मास्लो की जो नीड हायरार्की कॉन्सेप्ट है, ये वर्कर की नीड जो होती है, कि अभी मान लीजिए आप एक बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं, तो जो फर्स्ट नीड होगी दैट इज टू अर्न मनी। तो आपको जो भी काम लगेगा कि इसमें अच्छी मुझे सैलरी मिल सकती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। अगर आपकी फैमिली वेल टू डू फैमिली में आती है, तो आप क्या करोगे, मनी आपकी फर्स्ट नीड नहीं है। अब आपकी फर्स्ट नीड क्या है कि मुझे अपने काम के लिए पहचाना जाए, रिकॉग्निशन आपकी नीड बन जाएगी। अगर आपका फील्ड में नाम है, आप अच्छे से काम करते हो, आप नॉन हो इस फील्ड में भी, आपका नाम बन गया, अच्छी जानी मानी पर्सनैलिटी हो, तब आपकी नीड क्या होगी, अलग होगी, है ना। सोशल नीड्स होगी, सिक्योरिटी नीड्स होगी, उस अगर वो भी फुलफिल हो रही हैं तो एस्टीम नीड्स होगी, सब कुछ है, सिक्योरिटी, पैसा, सब कुछ है आपके पास। तो फाइनली होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मैं मेरा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल है ना, मैं उसको अचीव कर सकूं। जो आइडियल सिचुएशन होती है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, मुझे पता चले कि मेरा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, और जो होता है ना खुद को जान लेना, तो दैट इज द अल्टीमेट नीड। ये मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। तो कहते हैं कि कंट्रोल ऑफ एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल एंड इट्स एक्सेप्टेंस आर आल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिविजुअल नीड्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट्स अल्टीमेटली वांट टू रियलाइज थ्रू देयर बिहेवियर इन रोल परफॉर्मिंग सिचुएशन। अब इसमें कुछ ये दे दी आपको, नीड्स बताई गई हैं, एंड देन आता है कंट्रोल एंड मोटिवेशन। इंसान को क्या चीज है जो काम करने के लिए इंस्पायर करती है, और क्या चीज है जो उसको काम करने के लिए न करने के लिए मजबूर करती है। ये हमेशा से एक मुद्दा रहा। बिहेवियरल साइंटिस्ट इसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दैट व्हाट मेक्स अ मैन वर्क और विड्रॉ फ्रॉम द वर्क। ठीक है, इसके लिए ना दो चीजें आती हैं, एक तो होता है कॉग्निटिव अप्रोच और दूसरी होती है नॉन कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच ये कहती है कि प्रॉब्लम जो है ना, जो रीजन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो इंसान के अंदर है, मतलब इंटरनल नीड्स उसकी, जैसे हायरार्की है, नीड हायरार्की थ्योरी, वो कहती है कि इंसान अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ना मोटिवेट होता है काम के लिए। सो उसको हम रखेंगे कॉग्निटिव अप्रोच में। नॉन कॉग्निटिव में होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए। ओके, वो होता है नॉन कॉग्निटिव। इसमें क्या आता है बेसिकली आपका, कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि आपका सुपरवाइजर कैसा है, आपका मैनेजमेंट कैसी है, आपका बॉस कैसा है ना, वो आपको मोटिवेट कर रहा है टू डू सम वर्क, और आपको मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, विद एंथुजियाज्म आपको वो काम अच्छे से कर पाए। ओके, so the cognitive approach to motivation emphasizes the importance of internal needs and process of individual। नॉन कॉग्निटिव अप्रोच मोटिवेट करती है, या फिर मोटिवेशन को ट्रीट करती है एज द इंटरनल प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल एज अननोन। ये बेसिकली आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, अब बात करेंगे हर्सबर्ग की जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है। हर्सबर्ग ने ना कुछ चीजें बताई, उन्होंने बताया कि कुछ चीजें आपको जॉब सेटिस्फेक्शन लेके आती हैं। भी मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, बट मैं दुखी भी नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, दूसरा है कि मैं काम को करने के लिए मोटिवेटेड हूँ। अगर वो फैक्टर है तो मैं मोटिवेटेड हूँ, अगर वो फैक्टर नहीं है तो मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। बट मोटिवेटेड न होने का मतलब ये नहीं कि वो डिससेटिस्फाइड है, आप इसमें फर्क समझिए। ठीक है, एक तो होता है डीमोटिवेट होना, और एक होता है मोटिवेशन का न होना। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मोटिवेशन का न होना मतलब कि अगर कोई फैक्टर है, कि फैक्टर ए है, मान लीजिए अगर ये होगा यू विल बी मोटिवेटेड टू डू सम वर्क, अगर ये नहीं है तो आप मोटिवेटेड नहीं हो। डीमोटिवेटेड का मतलब है कि ये है फैक्टर एक्स। ठीक है, अगर तो ये प्रेजेंट है तो आप डिमोटिवेटेड हो काम करने के लिए, मतलब आप काम करना ही नहीं चाहते। और अगर इस फैक्टर को हटा दिया जाए तो अब आप मतलब डिमोटिवेटेड नहीं हो, आप मोटिवेटेड भी नहीं हो बट डीमोटिवेटेड भी नहीं हो। अगर आपने, आई नो कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है, बट अगर आप इसको पढ़ोगे तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है रेंसिस लिकट के द्वारा, टाइप ऑफ मैनेजमेंट। 4 टाइप बताते हैं वो, सिस्टम 1, 2, 3 एंड 4। अगर नहीं पता तो रेंसिस लिकट वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीट डिटेल में बात की गई है। The assumption and the approaches of McGregor's theory Y are incorporated in Lickard's system 4 model। ये कहता है कि जो कंट्रोल प्रोसेस है इस मॉडल में, वो ये बताती है कि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। तो ये सेल्फ कंट्रोल पे फोकस करता है, ये फोकस करता है पार्टिसिपेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे।
ठीक है जी, ये था आपका कंट्रोल को लेकर के। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दिस डाउट। एंड आप मुझे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहां पर आपकी जो सब्जेक्ट की तैयारी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें अगर मान लीजिए कोई डाउट आता है आपको, तो डायरेक्टली आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन या कोई भी डाउट है। कोशिश ये रहेगी कि हम उसको सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी सॉल्व करें हम उसको। ओके, तो लिंक आपको कम्युनिटी टैब में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा, पोस्ट शेयर की गई है जहां पर टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है। ओके, कोई भी डाउट है पब एड से रिलेटेड, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दैट। पॉलिटिकल थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के बारे में आगे बात की गई है। So the control philosophy of people holding managerial position affect the way control are actually exercised. भी मैं मैनेजर हूं, मेरी जैसी सोच है अबाउट द कंट्रोल, वो भी तो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। मैं चाहती हूँ कि बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल हो चीजें, तो वैसा ही आपका क्या होगा, कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि कंट्रोल जो है इतना स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, तो जैसा मैनेजर होगा, जैसे उसकी कंट्रोल फिलोसफी होगी, वैसा ही एक्चुअली कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो द पैटर्न ऑफ कंट्रोल, उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का कंट्रोल है, वी कॉल इट कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसको एडजोनी ने 3 बेसिक टाइप में डिवाइड किया है। पहला तो कोअर्सिव। कोअर्सिव होता है कि आप फिजिकल मीन्स यूज करके आप किसी को मजबूर कर रहे हो कंट्रोल में रहने के लिए। दैट जैसे प्रिजन में होता है, जेल में होता है, या कंसंट्रेशन कैंप्स में होता था, कि आप फिजिकल मीन्स का यूज करके किसी को कंट्रोल में रहने के लिए मजबूर कर रहे हो। फिर आता है यूटिलिटेरियन। इसमें क्या है कि आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो। यहाँ पर है ना स्टिक का यूज हो रहा है, यहाँ पर कैरेट का यूज हो रहा है, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, आई होप यू नो। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो यहाँ पर पनिशमेंट का यूज हो रहा है टू कीप द पर्सन इन कंट्रोल, यहाँ पर रिवॉर्ड का यूज हो रहा है सो दैट आप उससे ना कंट्रोल इंश्योर कर सको, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और तीसरा होता है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि आप है ना अफेक्शन, प्रेस्टीज, स्टीम, इन सब चीजों का यूज करके किसी को इंश्योर, किसी का जो कंट्रोल है वो इंश्योर कर रहे हो कि वो आपके कंट्रोल में रहे, है ना। जैसे रिलीजियस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसा आप उनसे कुछ डायरेक्टली कुछ अचीव नहीं कर रहे, बट बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सी वैल्यू आप उम्मीद करते हो कि मुझे सोशल प्रेस्टीज मिलेगी, मुझे अफेक्शन मिलेगा, मैं अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाऊं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये आपके आती हैं नॉर्मेटिव कंट्रोल के अंदर। तो रियल लाइफ में तीनों का मिक्सचर हो सकता है, बट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक का डोमिनेंस मिलेगा, चाहे फिर वो नॉर्मेटिव हो, यूटिलिटेरियन हो या कोअर्सिव हो। अगर आप प्रिजन में जाते हो तो ऑब्वियसली वहां पर कोअर्सिव का डोमिनेंस जो है देखने को मिलेगा। Then the involvement of members in Adjoni's terminology is highly calculative. It needs an imaginative leadership to transform calculative involvement into a moral one. तो सिंपल सी बात है, सब कुछ फिक्स्ड है, सब कुछ आपने बता दिया, बट अल्टीमेटली लीडर के हाथों में है कि वो इन सारी चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करता है। भी ऑन द पेपर बहुत अच्छी चीजें हैं, बट इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है वो लीडर की खुद की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो इसी में नेक्स्ट चीज डील की गई है, वो है आपकी लीडरशिप। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, बट टिल देन आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां पर ये जो नोट्स हैं, आई ट्राई टू शेयर ऑल दिस नोट्स विद यू, खास करके जो आपके मोहित भट्टाचार्य बुक के हैं वो। एंड इसके अलावा कोई भी डाउट है, लेट मी नो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग एंड फॉर हैविंग पेशेंस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू अगेन।